बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 5 पिछले लेक्चर मेजरमेंट एंड डेटा कलेक्शन का एक कंटिन्यू पार्ट है, जिसमें लास्ट टाइम तो हमने इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी उस पे बात की थी। आज के लेक्चर में हम डेटा मैनेजमेंट, जो पिछले भी एक बार जो है वो थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, उसको एक बार हम दोबारा डिस्कस करके शॉर्टली आगे बढ़ेंगे। देखिए, डेटा कलेक्शन हमारे पास एक प्रिसाइज यानी बहुत स्पेसिफिक, एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जिसमें हम हमारे रिसर्च से रिलेटेड जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे रिसर्च पर्पस को, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, रिसर्च क्वेश्चन को और जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सप्लोर करती है। उससे सराउंड जितना भी हमारे पास डेटा चाहिए होता है, उस डेटा को जब हम स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम बहुत से तरीकों से करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसमें एक है हमारे पास ऑब्जर्वेशन का मेथड, जिसमें हम फील्ड में जाके खुद ऑब्जर्व करते हैं, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके देखते हैं, चीज़ों को अपने हाथ से नोट करते हैं। एक है इंटरव्यूज़, जो आपने देखे होंगे कि कोई भी आप पेशेंट से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इंटरव्यू सब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं। तीसरा है क्वेश्चनर, जो कि हम फॉर्म्स वगैरह फिल कराते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं, या इस तरीके से हाइट, वेट, बीपी, या हमारे पास जो लैब्स वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको जब हम फिल करते हैं तो वो क्वेश्चनर की फॉर्म में होता है। और जो फोर्थ तरीका है वो है स्केल के थ्रू डेटा कलेक्शन। तो कोई कुछ डेटा को हम स्केल के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास पेन स्केल है, या इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारी ऐसी स्केल्स हैं जिनको हम, जैसे ग्रोथ चार्ट्स हम वो करते हैं। तो ये कुछ खास स्केल्स पे हम इन डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो उसको एनालिसिस के प्रोसेस से गुजारते हैं। डेटा एनालिसिस, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, कि ये बेसिकली हम डेटा को शॉर्ट करके स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिक मेथड से ऑर्गेनाइज करके उसको समराइज करते हैं, और उसके बाद एनालिसिस करके उसका अपने मकसद के हिसाब से मीनिंग जो है हमारी जो आती है, तो वो हम सामने लेकर आते हैं। तो जो हमारे पास रिसर्च आउटकम होते हैं, जब भी हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, जब डेटा हमारे पास आता है तो उसको हम मीनिंगफुल फॉर्म में लेकर आते हैं और उसको हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन हमारे पास कुछ चीज़ें सामने लेकर आती है। फॉर एग्जांपल, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं डेटा एनालिसिस से, उसको हम डीपली एग्जामिन करते हैं डिटेल के साथ। फिर उसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं कि असल में डेटा हमें क्या बात बता रहा है, और उन कंक्लूजन की हम जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि हमारे फील्ड में, मेडिसिन में या नर्सिंग में, मरीज़ के लिए हम उस डेटा के बेस पे जो रिजल्ट्स आए हैं, मरीज़ों की बेहतरी के लिए उसको कैसे इस्तेमाल किया कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो क्या आई है। हर रिसर्च स्टडी में कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हमारे पास आती है। कुछ स्टडीज़ में ऐसे भी होता है कि बेसिकली वो फाइंडिंग्स हमारे ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो डेटा हमें कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स बता देती है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होती है। तो वो बेसिकली सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हम अलग करके बता रहे होते हैं डिटेल से। और फिर जो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात हमने की थी, तो उस हिसाब से हम डेटा की जो फाइंडिंग्स आई होती है उसको बाकी कॉन्टेक्स्ट में, बाकी सेटिंग में जनरलाइज करते हैं कि बाकी जगहों पे वो रिसर्च स्टडी कैसे एप्लीकेबल होगी। और हम उसी अपने रिसर्च में जो कमी रह गई है, खामी रह गई है, या हमसे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कवर नहीं हुए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे जो हम अपनी लिमिटेशंस की वजह से नहीं एक्सप्लोर कर पाए, तो उसको हम फर्दर स्टडीज़ की सजेशन के ज़रिए आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें हम जो है फिर रिकमेंडेशन के फॉर्म में उसको लेते हैं। कुछ बेसिक मेजरमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट के कुछ टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होती है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जब एज अ रिसर्चर हम कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं, फिक्स्ड होती है, उसका कोई ऐसा यूनिट होता है,
तो वो हमारे पास डायरेक्ट मेजरमेंट्स कहलाती हैं। अब डायरेक्ट मेजरमेंट में हमारे पास जैसे हाइट हो गई, वेट, टेम्परेचर, पल्स रेट, टाइम, स्पेस या रिस्पायरेटरी रेट। तो ये देखें, ये कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि कंक्रीट है, बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब ये हर एक इंसान में, अगर आप हाइट की बात करें तो हर इंसान की एक हाइट होती है, इसी तरीके से वेट होता है, तो इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है। जबकि इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम उन जगहों पे करते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, बल्कि उसमें हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मेजर कर रहे होते हैं। देखें, एक तो इंटरव्यू के ज़रिए समझने की बात है ना, कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इंटरव्यू के ज़रिए समझें, और एक होती है कि उसको हम नंबर्स दे के उसको मेजर करें, तो उसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रेस है, केयरिंग है, कोपिंग है, एंजाइटी है और कंप्लायंस है। ठीक है। जैसे अगर स्ट्रेस है तो किसी के लिए जो है वो स्ट्रेस क्या होगा, जेब खाली होना। किसी के लिए स्ट्रेस होगा बच्चे का बीमार होना। किसी के लिए स्ट्रेस होगा कि वो जॉबलेस है। किसी के लिए स्ट्रेस होगा कि वो उसको अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिल रही। सो ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सिमिलरली केयरिंग क्या है, केयरिंग जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोपिंग एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एंजाइटी, और इसी तरीके से कंप्लायंस, किसी मतलब अगर हम मेडिकेशन कंप्लायंस की बात करें, अगर हम जो है पॉलिसी कंप्लायंस की बात करें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस जो है वो पॉलिसी एंड रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के होता है। अगर एक मरीज़ की कंप्लाइंस की बात करें तो मरीज़ अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के लिए कैसे वो उसको फॉलो करता है। इसी तरीके से अगर डॉक्टर्स नर्सेस की कंप्लाइंस की बात कर लें तो अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज में कैसे रह के ये सारी चीज़ें करते हैं। सो बेसिकली दीज आर इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट एरर जो है वो देखें, हमारे पास अगर कहीं पे कोई चीज़ जो है वो रॉन्ग मेजर हो जाए, जैसे अगर हम सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में कोई चीज़ जो है वो मेजर कर रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो फ़र्क आ जाता है, तो वो बेसिकली मेजरमेंट एरर कहलाता है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में भी हमारे पास अगर क्वेश्चन जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल ना हो और पार्टिसिपेंट को सही समझ ना आए, तो वो गलत जवाब या ऐसा जवाब देगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होगा। एज ए रिसर्चर हमें उससे लगेगा कि यार ये चीज़ जो है उसने ये जवाब दिया है, तो हम उसको टिक मार्क करते हुए कहीं गलत ऑब्जर्वेशन ले लें। तो ये जो मिसिंग एंट्री होती है या फिर ऐसी रॉन्ग एंट्री होती है जो परसेप्शन के डिफरेंस की बेस पे होती है, उसको बेसिकली मेजरमेंट एरर कहते हैं। तो आइडियल मेजरमेंट वो होती है जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होती है, या बिल्कुल ट्रू मेजरमेंट जिसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर हम उसको वो करें, मेजर करें, तो बिल्कुल हमारे पास वो एग्जैक्टली 1000 ग्राम ही आए, ये ट्रू मेजरमेंट कहलाती है या आइडियल मेजरमेंट कहलाती है। इसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वो 1 मीटर एग्जैक्टली हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर आए। जबकि मेजरमेंट एरर जो है वो बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू स्कोर एंड व्हाट इज़ इन रियलिटी। जो हम मेजर करते हैं उसमें और इसके एक्चुअल या ट्रू स्टोर में वो जो स्कोर होता है उसमें जितना डिफरेंस होता है उसको हम मेजरमेंट एरर कहते हैं। सो मेजरमेंट एरर बेसिकली, देखिए ट्रू स्कोर बेसिकली एक्चुअल स्कोर होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर तो फॉर एग्जांपल हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर ही मेजर करें। एक कपड़ा है फॉर एग्जांपल, आपको थ्योरेटिकली पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप वो कपड़ा जब मेजर कर रहे हो और एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर ले लें तो वो आपके पास 1 मीटर बनता है। तो ये आपने आइडियल मेजरमेंट की। अगर आपके पास फीते में कोई प्रिंटिंग होते वक्त वो जो उसका स्केल होता है उसमें थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे हो जाएं, कोई सिस्टमेटिक एरर हो जाए या कोई ऐसा हो जाए कि वो कपड़ा आपने थोड़ा सा खींच के रख दिया,
और वो जो है ना असल में कपड़ा कम था, लेकिन वो 100 सेंटीमीटर के बराबर आ गया खींचने की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। तो जब उसको आप अपनी नॉर्मल हालत में छोड़ेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर से कम होगा। सो बेसिकली मेजरमेंट एरर आ गया, क्योंकि एक्चुअल 100 सेंटीमीटर था और आपने 98 सेंटीमीटर या 95 सेंटीमीटर जो है उसको काट लिया। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्कोर एंड द स्कोर विच इज़ मेजर्ड इन रियलिटी। तो इसको मेजरमेंट एरर कहते हैं। ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है और रैंडम या सिस्टमेटिक भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो मैंने पहले ही बता दिया। सिस्टमेटिक एरर फॉर मेजरमेंट टूल की अगर हम बात करें तो देखें, हमारे पास एरर जो होता है इस तरह की मेजरमेंट में, ये एक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वे if the weight has been taken 2 kilogram more in each observation, the mean of the weight will be high. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो स्केल है वेट का वार्ड में या क्लिनिक में, और उसमें की कैलिब्रेशन एरर आ जाता है और वो हर मरीज़ का 2 kg एक्स्ट्रा बता रहा होता है, तो डेफिनेटली जितने भी हम मरीज़ों का वेट मेजर करते हैं और बाद में उसका मीन निकालते हैं तो उनका वेट ज़्यादा, मीन वेट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो सिस्टमेटिक एक एरर आया, फिक्स्ड हर बंदे के लिए 2 kg एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। ये सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। रैंडम एरर जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू हम लेते हैं किसी भी मेजरमेंट में, वो और जो आइडियल वैल्यू होती है वो, उन दोनों में जो डिफरेंस आ जाए विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब किसी का वेट 1 kg ज़्यादा आया, किसी का 2.5 kg ज़्यादा आया, किसी का 2 kg ज़्यादा आया, किसी 0.5 kg ज़्यादा आया, लेकिन वो अपने वेट से ज़्यादा ही, एक्चुअल वेट से ज़्यादा ही आया है, लेकिन वो उसमें कोई फिक्स्ड एक नंबर नहीं है, तो ये बेसिकली रैंडम एरर कहलाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कोई एंट्री कर रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, और हम गलती से कोई दूसरा बटन भी बीच में प्रेस कर लेते हैं, तो रॉन्ग की पिंच होने की वजह से वो एंट्री हो जाती है। इसी तरीके से कोई एंट्री हम जो है किसी गलत कॉलम में कर लेते हैं, तो ये रैंडम एरर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, रैंडम एरर की एक और मिसाल अगर मैं बताऊं, तो हमारे पास अगर हमारे पास जो बीपी का मैप आता, मीन आर्टीरियल प्रेशर आ रहा होता है स्क्रीन पे, वो हम जो है वो पल्स की जगह पे लिख लें, तो उसकी वजह से भी जो है वो गलत एंट्री हो गई और उसको हम रैंडम एरर में काउंट करेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी का। तो रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि कितना कंसिस्टेंटली हम अपने मेजरमेंट को या अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से मेजर कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं वेट मेजर कर रहा हूँ, तो वेट को मैं हर मरीज़ के लिए केजी में ही मेजर कर रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी है फॉर वेट। ये तो नहीं है ना कि किसी के लिए पाउंड में कर रहा हूँ, किसी के लिए केजी में कर रहा हूँ, किसी के लिए ग्राम में कर रहा हूँ। तो ये रिलायबिलिटी कहलाती है कि एक स्केल है हमारे पास, तो वो डेफिनेटली जब हम उसको केजी के मूड पे रखेंगे तो वो कंसिस्टेंटली केजी के मूड पे वेट को मेजर करेगा। अगर हम उसको सेंटीमीटर के उस पे मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक स्केल है, तो वो हमें बाकायदा सेंटीमीटर ही काउंट करके देगा। सो वो थ्रू आउट एक ही यूनिट इस्तेमाल करते हुए या एक ही पैटर्न इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को बार बार सिमिलरली मेजर करेगा। इसको कहते हैं रिलायबिलिटी। ये हमारे पास तीन चीज़ें या चार चीज़ों के बारे में कंसर्न होती है। एक को कहते हैं डिपेंडेबिलिटी, और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड कंपेरेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी मतलब ये है कि हम इस स्केल पे, ये हमें, हमारे लिए कोई भी स्केल जिससे हम डेटा लेते हैं वो इतना रिलायबल होता है कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही तरह की चीज़ को सिमिलरली मेजर कर रहा होता है। और तीसरी बात यह है कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो हाई होती है, 80% एंड अबव। एंड द फोर्थ वन इज़ कि वो अगर हम बार बार मेजरमेंट लेके डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सेटिंग्स में भी उसी स्केल पे मेजरमेंट लेंगे और उन मेजरमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस और होमोजेनिटी।
स्टेबिलिटी मतलब ये है कि वो स्केल स्टेबल होता है, वो हमेशा एक ही चीज़ को एक ही तरीके से मेजर कर रहा है। इक्विलेंस का मतलब ये है कि वो सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन या सैंपल के, तो उनके लिए वो इक्वली रिलायबल होता है, इक्वली वो सबको एक ही तरीके से जज कर रहा होता है। और होमोजेनिटी मींस कि वो उसमें एक कंसिस्टेंसी है, एक सिमिलैरिटी है सबके लिए, तो वो चीज़ें बार बार एक ही तरीके से रिपीट हो रही है। वो हम स्टेटिस्टिक्स में जब किसी भी स्केल की रिलायबिलिटी निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉनबैक अल्फ़ा। बेसिकली हमारे पास स्टेबिलिटी कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम एक मेजरमेंट को रिपीटेडली लें, बार बार लें, ठीक है, एक चीज़ को बार बार वेट उसका कर लें, बार बार उसका या लेंथ चेक कर लें, या उसका जो है कलर चेक कर लें, या उसकी जो है इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें, तो वो हमारे पास सिमिलर आए, दैट इज़ कॉल्ड टी टेस्ट, वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। हमारे पास फिजिकल मेजर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हो गए, या पेपर पेंसिल के जो स्केल्स हो गए, उसमें हम रिलायबिलिटी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया ना कि डिफरेंट मशीन्स हैं, अब वेइंग स्केल है तो वो हमारे पास केजी में या पाउंड में ही मेजरमेंट बार बार करेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक कंप्यूटर है, तो अगर हम उसमें एंट्री करेंगे किसी एक कोड की, तो वो एक कोड एक स्पेसिफिक फंक्शन के साथ अटैच होता है। इसी तरीके से पेपर और पेंसिल स्केल्स जो हम वो अगर जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करते हैं उनको पता होगा कि जब हम बच्चे का वेट और ग्रोथ चार्ट वो बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक चार्ट बना होता है और उस पैटर्न पे हम चल रहे होते हैं। तो पेपर पेंसिल स्केल्स जो है हमें एक रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ पैटर्न जो है वो सही डायमेंशंस में जा रही है या नहीं जा रही। दूसरा है इक्विलेंस। इक्विलेंस को इंटररेटर या इंटर ऑब्जर्वर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती है वो उनको हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं कि अपनी जो हमारी ली गई मेजरमेंट होती है उसको कोई दूसरे बंदे से मेजर करवाते हैं, कि चले मैंने एक बंदे का बीपी चेक कर लिया, इसी कफ से आप जो है वो दूसरे बंदे का बीपी चेक कर लें और बताएं कि क्या सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। थोड़ा बहुत +-5 का जो डिफरेंस है नंबर का, वो तो बीपी की सूरत में एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वो एक कंसर्न वाली बात होती है। सो मतलब ये है कि अब जब आप अपने रिजल्ट्स किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के ज़रिए, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जर्वर के ज़रिए मेजर करवाते हो सेम इवेंट का, तो उसको हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं, कि दो ऑब्जर्वर हैं इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, वो एक दूसरे की मेजरमेंट को रेट कर रहे होते हैं। थर्ड वन इज़ इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये हमारे पास एड्रेस करती है द कोरिलेशन ऑफ वेरियस आइटम विद इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या क्रॉनबैक अल्फा भी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक आइटम होता है उसके अंदर के सब कंपोनेंट्स जो होते हैं उसकी रिलायबिलिटी को और कोरिलेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हुए, फॉर एग्जांपल एक मीटर लेंथ का मैंने कपड़ा लिया, उसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, 1 मीटर will be equal to 100 सेंटीमीटर और will be equal to 1000 जो उसका सब यूनिट है सेंटीमीटर का, मिलीमीटर, उसके बराबर होगा। तो ये मतलब ये है कि जो सब कंपोनेंट हैं, ये मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, हमारे पास जब पेपर पेन वाले जो पेंसिल और पेपर वाले जो स्केल्स होते हैं, उसमें हम फिर हर क्वेश्चन जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी को देख रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो रिलायबिलिटी जैसे मैंने जिसका कहा कि क्रॉनबैक अल्फा, तो देखें क्रॉनबैक अल्फा हमारे पास 0 से 1 के बराबर होता है, जिस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह ये भी। अब जीरो का मतलब यह है कि अगर किसी स्केल की रिलायबिलिटी जीरो है तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। अगर तो वो 0.7 से कम है तो उसकी रिलायबिलिटी कम है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स ये है कि अगर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है किसी स्केल का 0.7 से कम है तो वो सही मेजरमेंट नहीं देगा, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जितना 0.7 से ज़्यादा होगा, यानी 0.75, 0.8, 0.85, 0.9 या 1 की तरफ जाएगा, तो वो हमारे पास रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि अगर किसी स्केल की रिलायबिलिटी परफेक्टली 1 होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये परफेक्ट रिलायबिलिटी इस स्केल की है मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ तक आज का लेक्चर काफ़ी है, अगले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।